हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेणी कोचिंग सेंटर। हम लोग फिजिक्स में लाइट चैप्टर प्रकाशिकी में परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम। तो प्रतिबिंब के बनने के नियम मुख्यतः 3 थे, तीनों को हमने कल पढ़ लिया था। तो आज उसके आगे अगला टॉपिक है आपका कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना किस तरह से होता है? सबसे पहले अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बनने की 6 स्थितियाँ होती हैं कुल। तो 6 में से 6 के बारे में डिस्कस करते हैं बाय फिगर के द्वारा। तो सबसे पहली स्थिति जो है वो क्या है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसका पहले चित्र कैसे बनाएंगे? अवतल दर्पण है तो एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये क्या होता है हमारा? वक्रता केंद्र, और ये क्या है? ध्रुव P, M1 M2 ये अवतल दर्पण है। और इसके ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच में क्या होता है? मुख्य फोकस F। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? बस जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत पर जब रखी है O डैश, तो जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसके आने वाली जो किरणें हैं वो कुछ इस तरह से आती हैं। इस तरह से दर्पण पर पड़ती हैं। दर्पण पर गिरने के बाद इनका क्या होगा? परावर्तन। और परावर्तन के पश्चात ये किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, जब मुख्य फोकस से होकर जाती है तो ये किसका क्या हो जाएगा? परावर्तन। और ये फिर परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जो दूसरी किरण है ये, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। तो जो दूसरी वाली किरण है बी, ये वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। तो हम जानते हैं जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो वक्रता केंद्र दर्पण से जब उसका परावर्तन हो जाता है तो वापस वो वक्रता केंद्र से ही होकर निकल जाती है। तो कुछ इस तरह से जाएगी और दोनों किरणें जहाँ पर काटती हैं इस जगह पर, तो ये उसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो जो हमारी पहली स्थिति थी, पहली स्थिति क्या थी? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। मुख्य फोकस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से छोटा बनेगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आ जाएगी, यहाँ पर वस्तु आ गई O डैश। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी, तो यहाँ से एक किरण जाएगी और दर्पण पर उसका क्या होगा? परावर्तन। और परावर्तन के पश्चात वो किरण कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और जो दूसरी किरण है वो दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, बी वाली। और जो किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। और जो पहली वाली किरण है उसका भी दर्पण ए पर परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो जहाँ पर दोनों किरणें टकराती हैं वहीं पर क्या बन जाता है? उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो वस्तु जो रखी है O डैश, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? I डैश, इस जगह पर। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब क्या बना है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से छोटा ही बनता है। ठीक इसी प्रकार तीसरा क्या है? तीसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब वस्तु यहाँ से खिसक कर कहाँ आ गई है? सीधे वक्रता केंद्र पर ही आ गई है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाती है इस तरह से, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है? वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। दर्पण से परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात किरण कहाँ से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र सी से ही होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और मुख्य फोकस से इस तरह से इसका हो जाएगा। ये परावर्तन के पश्चात जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी होगी तो वक्रता केंद्र सी से एक किरण जाएगी बिंदु ए पर, और बिंदु ए से उसका क्या हो जाएगा? परावर्तन। परावर्तन के बाद वो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, और जो दूसरी किरण है ये वाली, दूसरी किरण दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद इसका क्या होगा? परावर्तन। और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो ये किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पर एक दूसरे को टच करती हैं, वहीं पर इनका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। तो ये वक्रता केंद्र सी के जस्ट सामने काटती हैं एक दूसरे को। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब भी हमें कहाँ पर मिलता है? वक्रता केंद्र सी पर ही मिलता है। अब अगली देखते हैं चौथी स्थिति। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ये है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इस जगह पर ये वस्तु रखी है यहाँ पर O डैश, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। तब इसका प्रतिबिंब, पहली किरण दर्पण से बिंदु ए पर टकराएगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ से? मुख्य फोकस से होती है इस तरह से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये
दर्पण पर इसका क्या होगा, परावर्तन, और परावर्तन के बाद ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये इस जगह पर लगभग वक्रता केंद्र सी से आगे एक दूसरे को काटती है, यहाँ पर बना लेते हैं ऐसी, ये थोड़ा सा आगे बनेगा। तो जहाँ पर एक दूसरे को टच करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर इनका ये प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका नाम दे देंगे आई डैश। तो जब भी वस्तु रखी होगी कहाँ पर, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच में, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आई डैश, ये तो वस्तु ओ डैश है, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बनता है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को आगे की तरफ खिसकाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही उसका प्रतिबिंब भी हमें पीछे की तरफ प्राप्त होता जा रहा है। अगली देखते हैं पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस, वस्तु जब कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी होती है, तो यहाँ से एक किरण ये जाती है ए किरण दर्पण पर पड़ती है, ये इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। ए किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो इसका होता है परावर्तन, और परावर्तन के बाद ये वापस कहाँ से हो जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरी किरण ये बी, ये दर्पण पर होता है इसका परावर्तन, परावर्तन के पश्चात ये वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। तो जो ये दोनों किरणें हैं, ये दोनों आपस में कहीं काटी हुई तो दिख नहीं रही हैं, तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनता है अनंत पर। तो जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, जब वस्तु रखी हो मुख्य फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर हमें प्राप्त होता है, अनंत पर। तो ये 5 स्थितियाँ हो गई जिसमें कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बड़ा ये स्थिति के आधार पर हो जाता है। तो ये 5 स्थितियाँ हो गई। अब शुरू से देख लेते हैं एक बार क्या कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, जब वस्तु लेते हैं क्या कि जब वस्तु अनंत पर रखी है, सबसे पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो कुछ इस तरह से रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा। और दूसरा क्या है, जब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में रखी होगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा व वस्तु से वस्तु के बराबर बनेगा। और तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी होगी तब याद रखेंगे क्या कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, और वक्रता केंद्र के जैसे ही इस तरफ बढ़ते जाएंगे बाईं तरफ, वैसे ही वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता जाएगा, बड़ा बनता चला जाएगा। और वक्रता केंद्र के इस तरफ जो बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसके बाद जब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तब भी उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा, क्योंकि वो आगे की तरफ बनता जाता है। ठीक, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और जब पांचवा देखते हैं, वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, सीधे अनंत पर बनता है, क्योंकि यहाँ पर किरणें जो है वो आपस में कहीं हुई एक दूसरे को काटती नजर नहीं आ रही। अब देखते हैं सबसे लास्ट छठवीं स्थिति। छठवीं स्थिति क्या है, जब वस्तु ध्रुव मुख्य फोकस के बीच में रखी हो, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो। तो छठवीं स्थिति देखते हैं। छठवीं स्थिति में क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, ध्रुव मुख्य फोकस के बीच रखी हो, ध्रुव पी और ये मुख्य फोकस के बीच में रखी है ये वस्तु ओ डैश। तो इसमें पहली किरण ये वाली, ये किरण ए दर्पण पर टकराती है, दर्पण पे इसका क्या होता है, परावर्तन, परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। और जो दूसरी किरण है वो दूसरी किरण हम लेते हैं ये, और यहाँ पर भी इसका दर्पण परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद ये यहाँ इस तरह से होकर जाएगी। अब जो ये छठवीं स्थिति है इसमें जो इसका प्रतिबिंब बनता है, अगर हम ये दोनों किरणें हैं इसको हम आभासी रूप से लें, वास्तविक ना मानकर आभासी रूप से लें, तो ये जो किरण है इसका डॉटेड प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनाएंगे, क्योंकि ये जो वस्तु रखी है ये दर्पण के बहुत पास में रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही बड़ा बनेगा। तो जब इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा तो इसकी जो डॉटेड दोनों ये रेखाएं जो किरण हमने ली है इसको हम पीछे ले जाते हैं, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ ये जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, तो ये इस जगह पर काटती हैं लगभग, तो ये इसका क्या है, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। तो जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, ध्रुव मुख्य फोकस के बीच में रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब आभासी इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, दर्पण के पीछे बना है, आभासी बना है, और ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। सीधा इसलिए बनेगा क्योंकि ये कहाँ पर बन रहा है, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखी है, तो प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। और जब वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो ये अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की कुल 6 स्थितियाँ थी बनना। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उसकी केवल एक ही स्थिति है, इसमें जब वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी होती है ओ डैश। उत्तल दर्पण का फिगर कुछ इस तरह से बनता है। उत्तल दर्पण ये है, उत्तल दर्पण में वस्तु जब मुख्य अक्ष पर रखी है ये ओ डैश, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब इस तरह से यहाँ पर मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस और ये रहा आपका ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के लगभग बीच में इस तरह से बनती है। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। आभासी इसलिए क्योंकि ये दर्पण के उस तरफ बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें परावर्तक सतह जो होती है ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के ऊपर उस तरफ दाईं तरफ होगा, और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो ये हमने पढ़ा क्या, अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब आगे देखते हैं, आगे आएगा हमारा फॉर्मूला। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। इसके दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे u से, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे v से, और वक्रता त्रिज्या को r से, और जो फोकस दूरी होगी फोकस दूरी को f से लिखेंगे। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, f क्या है, जहाँ f फोकस दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी, और जो u है, u क्या है, वस्तु की दूरी। तो इसमें ये एक अवतल दर्पण मान लेते हैं हम लोग।
M1 M2 और इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव P। ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र C। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है OO डैश। तो जब प्रतिबिंब खींचने के नियम पढ़ रहे थे तब उसमें हमने बताया था कि जब भी कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर अनंत पर ना रखी हो, अनंत से पहले यानी अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखी हो, तो उससे जो किरण जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। और मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद वो दर्पण पर गिरती है, दर्पण पर उसका क्या होगा, परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है। और दूसरी किरण यही O डैश से लेते हैं और ये कहाँ से होकर जाती है, वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी तो इसका दर्पण पर क्या होगा, परावर्तन, और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली किरण वापस उसी मार्ग से लौट आती है जिस मार्ग से जाती है। तो इसका नाम दे देते हैं A किरण और इसका नाम दे देते हैं B किरण। और हम जानते हैं कि जहाँ पर दोनों किरणें आपस में टकरा रही हैं, काटती हैं एक दूसरे को, वहीं पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो ये जो A किरण है ये यहाँ पर काट रही परावर्तन के पश्चात, और जो B वाली है वो भी यहीं पर काट रही, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो इसका नाम दे देंगे क्या हम, प्रतिबिंब I डैश। ठीक, तो हमें ये वाला फार्मूला प्रूव करना है, 1/f = 1/v + 1/u। चलिए देखते हैं। तो इसमें ध्यान से समझिए, दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, एक त्रिभुज लेते हैं पहले O डैश C, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज I डैश C। ठीक, इन दोनों की बात करते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज, O डैश C तथा त्रिभुज I डैश C में। तो लिख लेंगे यहाँ त्रिभुज O डैश C तथा त्रिभुज I डैश C से। तो त्रिभुज जो O डैश है, O डैश ये क्या है, इसका लंब, और इस त्रिभुज का लंब क्या है, I डैश। तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका लंब, और बटे में ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका लंब। तो यहाँ लिखेंगे क्या, O डैश बटे I डैश बराबर इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब, बराबर में क्या लिखेंगे, इसका आधार बटे में इस त्रिभुज का आधार। तो इसका बेस क्या है, OC, और इसका आधार क्या है, IC। तो O डैश बटे I डैश बराबर में क्या रहेगा, OC बटे IC। ठीक, इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं दूसरा। इसके बाद यहाँ जो किरण A टकराई है, यहाँ से एक हम लंब डाल लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं N। यहाँ पर भी त्रिभुज दो बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये I डैश F और दूसरा त्रिभुज ANF, ये त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, नाम लिख लेते हैं क्या, त्रिभुज I डैश F तथा त्रिभुज ANF से। तो इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, बड़े वाले त्रिभुज का लंब यानी AN, और बटे में छोटे वाले त्रिभुज का लंब क्या है, I डैश। तो क्या लिख लेंगे, AN बटे में I डैश बराबर किसके आएगा, बड़े वाले त्रिभुज का आधार बटे में छोटे वाले त्रिभुज का आधार। बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है, NF लिख देंगे, और छोटे वाले का क्या है, IF। तो AN बटे I डैश बराबर क्या लिखेंगे, NF बटे में IF। ठीक, तो जो वस्तु रखी है हमारी OO डैश, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है OO डैश। अब अगर यहाँ से देखें सामने बिल्कुल, तो ये AN जो है हमारा, ये बिल्कुल वस्तु के बराबर है। तो OO डैश बराबर किसके होगा, AN के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AN की जगह पर क्या लिख सकते हैं, OO डैश। और यदि मान लें ये जो N बिंदु है, जो हमने लंब खींचा है A से लेकर मुख्य अक्ष पर N लंब डाला है, तो N बिंदु जो है वो P के बहुत ही पास में है। तो इसलिए हम यहाँ N की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं। तो यानी हम यहाँ जो लिखा है NF, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, N की जगह पर P लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, AN की जगह पर क्या आ जाएगा, OO डैश अपॉन I डैश इज इक्वल टू NF की जगह क्या लिखना है, PF अपॉन IF। ये बन गया है समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक, तो अब देखते हैं चित्र में ध्यान से देखते हैं क्या, ये क्या है हमारा ध्रुव से लेकर वस्तु क्या रखी है, O। ध्रुव P से लेकर वस्तु O के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो PO बराबर क्या आ जाएगा, वस्तु की दूरी को किससे, U से। ठीक, और इसके बाद देखते हैं P से लेकर प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है ये, तो P से लेकर I के बीच की दूरी क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखेंगे, V से लिखते हैं। ठीक, और ध्रुव से लेकर ये क्या है हमारा, वक्रता केंद्र C। तो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो PC बराबर कितना आ जाएगा, R। ठीक, और ध्रुव से लेकर ये क्या है, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो ये क्या आ जाएगा, F। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ये अवतल दर्पण बना है, तो अवतल दर्पण में सभी दूरियाँ जो होती हैं वो सब हम निगेटिव लेते हैं फिगर में। तो ये जो सभी दूरियाँ हैं इनमें सब में क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा।
और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के लिए जब ये फार्मूला प्रूव करते हैं तो उसमें u का मान केवल निगेटिव लिया जाता है, बाकी v, f और r इसके मान प्लस में लिए जाते हैं। ठीक, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ क्या है, अवतल दर्पण, तो ये दूरियाँ हमें सभी कैसी लेनी है, माइनस में लेनी है। अब देखते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या हमने बनाया है, ओ डैश बटे आई आई डैश, इसमें भी क्या है, ओ डैश बटे आई आई डैश। तो इन दोनों समीकरणों के जो लेफ्ट साइड हैं वो लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। तो लेफ्ट साइड बराबर है तो इसलिए राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ ओ सी बटे आई सी लिखा है और इसमें क्या लिखा है, पी एफ बटे आई एफ। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि इक्वेशन नंबर यानी समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या बचा है, इसका राइट साइड क्या है ऊपर वाले का, ओ सी बटे आई सी बराबर इसका क्या है, पी एफ अपॉन आई एफ। ठीक, अब जो दूरियां हमने निकाली है वो देखते हैं। दूरियां हमने पी ओ, पी आई, पी सी, पी एफ ये निकाली हैं। तो ये कहीं क्या इसमें आ रही है, इसमें केवल एक ही दूरी आ रही है, कौन सी, पी एफ। पी एफ बराबर क्या है, माइनस का एफ, और बाकी इसमें क्या आ रहा है, ओ सी, आई सी, आई एफ। तो ये दूरियां हमें चित्र से, ये जो फिगर हमने बनाया है यहाँ से फाइंड करनी पड़ेंगी। तो ओ सी दूरी, ओ सी ये वस्तु है और ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो ओ सी दूरी को हमें इन दूरियों में लाना है ताकि हम यू वी एफ मान इसमें रख सकें। तो ओ सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, ध्रुव। इसमें जो सभी दूरियां लिखी हैं वो सभी दूरियां कहाँ से लिखी हैं, ध्रुव। और किसी भी फिगर में अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, तो सब में दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से ही ली जाती हैं। तो ध्रुव से ली गई हैं, तो ओ सी को हटाकर हम कुछ ऐसा लिखेंगे जिसमें पी आ जाए। तो पी ओ ये पूरी दूरी है, पूरी दूरी यानी पी ओ से अगर हम पी सी दूरी को घटा दें, यानी कि हम क्या लिख दें, पी ओ माइनस पी सी। पी ओ से अगर हम पी सी घटा दें तो वो बराबर किसके बचेगा, ओ सी के बचेगा। ओ सी इतनी दूरी है, तो पी से लेकर ओ तक की दूरी और पी से लेकर सी तक की दूरी, यानी इतनी दूरी हम घटा दें तो केवल कितना बचेगा, ओ सी बचेगा। तो ओ सी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, पी ओ माइनस पी सी। और आई सी, आई सी जो लिखा है, आई सी कहाँ है, ये बस वक्रता केंद्र और ये प्रतिबिंब। तो आई सी भी इसमें कहीं नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी सी माइनस, पी सी से कितना घटा दें, पी सी माइनस पी आई। तो पी सी से अगर पी आई घटा देंगे तो केवल ये क्या बचेगा, आई सी। तो आई सी की जगह पर क्या लिख देंगे, पी सी माइनस पी आई इज इक्वल टू, पी एफ तो हमारा है ही यहाँ पर एफ, तो पी एफ को ऐसे ही रखते हैं, पी एफ अपॉन में क्या लिखा है, आई एफ। तो आई एफ को देखते हैं क्या लिख सकते हैं, पी से लेकर आई तक की दूरी यानी पी आई से क्या घटा दें, पी एफ घटा दें। तो पी आई से हम पी एफ घटा दें तो क्या आ जाएगा, आई एफ आ जाएगा हमारा। तो पी आई माइनस पी एफ। तो ये इस तरह से बन गया। अब जब हमने सभी दूरियां निकाल ली, अब हम इसमें जो निकाली हैं दूरियां, इनमें सब में यू वी एफ आर ये सब वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो ये दूरी आई है पी ओ की जगह पर क्या लिखेंगे हम, माइनस यू। तो माइनस यू और माइनस पी सी का मान क्या है, माइनस आर। तो यहाँ माइनस का आर अपॉन पी सी की जगह फिर से क्या लिखेंगे, माइनस आर। फिर माइनस पी आई क्या है, प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखा है, माइनस वी। तो माइनस वी इज इक्वल टू पी एफ क्या है हमारा, माइनस एफ। और पी आई क्या है, माइनस वी। तो माइनस वी और माइनस पी एफ क्या है, माइनस का एफ। तो ये सभी दूरियां हमने लिख ली। अब इसका हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा कराएंगे। तो ये माइनस यू और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक काम यहाँ पर और कर लेते हैं, ये क्या लिखा है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसका ही फार्मूले में आता नहीं है, तो इसलिए हम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं क्या कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, एफ बराबर आर बाई 2। यानी यहाँ पर जो आर लिखा है इसको हटाकर हम इस फार्मूले से लिखेंगे, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2। यानी अगर आर हटाएं तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा। तो यहाँ जो r लिखा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2f, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो r की जगह पर भी क्या लिख देंगे, 2f, और ये माइनस माइनस प्लस, v इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। माइनस वी का गुणा करा लेते हैं इन दोनों में। तो माइनस वी का जब गुणा माइनस यू से करवाएंगे तो क्या आएगा, यू वी आएगा। और 2f से करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2f वी आएगा। अब f का गुणा कराते हैं, तो f का जब गुणा करवाएंगे u से तो क्या आएगा, माइनस का uf। और जब 2f से करवाएंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस f का इन दोनों में करवाते हैं तो माइनस f और माइनस 2f, तो माइनस माइनस प्लस, और f से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2f स्क्वायर। और माइनस f का गुणा इस प्लस के v से, तो माइनस का f v आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करा लिया। एक बार और देख लेते हैं, माइनस वी लिखा था, माइनस वी का गुणा हमने किससे करवाया,
माइनस यू से, तो ये क्या आया प्लस हो गया, माइनस माइनस यू वी आया। फिर 2f लिखा है, 2f का गुणा v से करवाएंगे तो माइनस का 2fv, और फिर f का गुणा करवाएंगे तो f का गुणा माइनस u से तो माइनस का uf, और 2f से करवाएंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पर क्या है प्लस था। आगे यहाँ पर माइनस f है तो माइनस f का गुणा इससे करवाएंगे तो माइनस का f से करवाएंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर, और v से करवाएंगे तो माइनस का fv। अब देखते हैं कुछ कट रहा है, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट रहा है, सेम वैल्यू प्लस प्लस की कट जाएगी। और देखते हैं 2fv लिखा है, 2fv को उस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, ये uv और माइनस का uf इज इक्वल टू, ये उधर ले जाएंगे तो 2fv और माइनस fv। 2fv से माइनस fv घट जाएगा एक, तो 2fv से एक fv घट जाएगा तो केवल क्या आएगा fv बचेगा। तो uv माइनस uf इज इक्वल टू क्या आ गया, fv आ गया। अब जो फार्मूला था हमारा, हमें जो प्रूव करना है, क्या लाना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसमें क्या लाना है हमें, सब जो पूरी वैल्यू आ रही है वो सब बटे में आ रही है, अपॉन में है। तो इसमें क्या करेंगे, बटे में करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, यहाँ लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में uvf से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर uvf से भाग कर देंगे तो uv बटे में इसके क्या आ जाएगा, uvf, इसके बटे में भी uvf, यहाँ पर भी uvf। अब देखते हैं क्या कट गया, uv कट गया, uf कट गया, fv कट गया, क्या बचा यहाँ बचा 1/f, यहाँ बचा 1/v, यहाँ बचा 1/, माइनस 1/v को उस तरफ कर देते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये क्या आ गया हमारा गोलीय अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र, जो कि क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f क्या है, फोकस दूरी, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस फार्मूले से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।